हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं पिछले वाले न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो आपने देख लिए होंगे। उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं उसका निदान अवश्य करूंगा। अब हम नए टॉपिक पर आते हैं। आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सतत वितरण आवेश, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरा इसको समझेंगे आप। इसका नाम की तरह ही काम है। मतलब जब चार्ज का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन सर्वत्र सभी जगह समान होता है तथा आवेशों के मध्य दूरी अत्यल्प है तो यह सतत वितरण आवेश कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा, पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा, आयतन आवेश वितरण। आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी, तीनों नाम है। रेखीय आवेश वितरण मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो रेखीय आवेश वितरण है ये एक रेखीय चालक में होता है। रेखीय चालक जैसे तार या वलय। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका होता है एक तरह से चालक पृष्ठ पर, चालक पृष्ठ या गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है यह अचालक गोले या परत के आयतन में समान रूप से वितरित होता है। ये तीनों के अंदर अंतर भी है और तीनों का सिस्टम भी है। अब यहां पर जब ये वितरण होता है तो ये घनत्व में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप ये समझिए किसी चालक पर बहुत सारा आवेश है तो हम उसकी डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी निकालेंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये कहलाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। इस क्षेत्रफल को मैं यहां पे लिख देता हूं। ये कहलाएगा आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व और ये आपका कहलाएगा आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से शो करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से और आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इनका सूत्र क्या बन जाता है? रेखीय आवेश घनत्व का बन जाएगा आवेश बटे लंबाई, क्योंकि ये लंबाई में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र बन जाता है आवेश
बटे क्षेत्रफल। और इसी तरीके से आयतन आवेश घनत्व हो जाता है, यह बन जाता है आवेश बटे आयतन। इसी तरह से अगर हम देखेंगे यहां पर, तो अब देखो इसका मात्रक देख लेते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मात्रक क्या हो गया कूलाम पर मीटर। यहां पर आवेश का मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, और ऐसी आवेश का मात्रक कूलाम पर ये घन मीटर, कूलाम पर मीटर क्यूब, ये इसके मात्रक हो गए। तो अब यहां पर हम तीनों की एक चीज निकाल लेते हैं। एक तो निकालते हैं मात्रक तो है ही, विमीय सूत्र निकालते हैं तीनों का। विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मात्रक लिया कूलाम पर मीटर, कूलाम को तोड़ दिया एम्पियर इंटू सेकेंड अपॉन मीटर में, तो ये क्या बन गया मीटर इनवर्स सेकेंड एम्पियर, ब्रैकेट में L-1 TA। अब यहां पर देखेंगे सिग्मा का क्या हो गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, देन मीटर-2 सेकेंड एम्पियर। तो विमीय सूत्र हो गया L-2 TA। इसी तरीके से यहां पर रो का विमीय सूत्र आ जाएगा, मात्रक है कूलाम पर मीटर क्यूब, एम्पियर इंटू सेकेंड अपॉन मीटर क्यूब, या मीटर-3 सेकेंड एम्पियर, तो ये हो जाएगा L-3 TA। इस तरीके से हमने मात्रक व विमीय सूत्र भी निकाल लिए। आप समझिएगा इसे, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज अपॉन लेंथ, ये है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इनका जो क्या कहेंगे यूनिट हुआ, ये कूलाम पर मीटर लैम्डा की, सिग्मा की कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और रो की कूलाम पर मीटर क्यूब। इस तरीके से यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूले हमने निकाल लिए हैं। अब इसी को हम कूलाम बल में शो करते हैं। किस तरीके से करेंगे, आप ये समझिएगा कि हमने एक तार लिया, तार पर यहां पर ये आवेश उपस्थित है, हमने इसका अल्पांश लिया, स्मॉल सेगमेंट लिया, स्मॉल सेगमेंट की लेंथ है dl, और इस पर चार्ज होगी, चार्ज डेंसिटी होगी dq। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहां पर एक दूसरा चार्ज लिया q0 जो रखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में हमें कूलाम फोर्स निकालना है। यहां पर जो कूलाम बल होगा, क्योंकि ये स्मॉल है तो कूलाम फोर्स भी क्या हो जाएगा स्मॉल, क्या हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। q1 की जगह क्या हो गया यहां पर dq, और q2 की जगह q0, दोनों के बीच में डिस्टेंस r स्क्वायर। अगर मैंने f पर वेक्टर लगाया तो यहां पर r कैप आ जाएगा। ये जो r कैप है ये डिस्टेंस की साइड में ही यहां पर यूनिट वेक्टर r कैप हो जाएगा। अब इसको हम क्या करें इंटीग्रेट कर देते हैं, तो पूरे चालक के लिए मिल जाएगी बात। इंटीग्रेट किसके लिए होगा, लेंथ के लिए। तो ये आपका बन गया k dq इंटू q0 अपॉन r स्क्वायर r कैप। तो वेक्टर f इक्वल टू k q0 हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। अब हम अपने फॉर्मूले पे पहुंचते हैं। तो फॉर्मूले में हमारी बात बनती है आवेश अपॉन लंबाई। तो आवेश अपॉन लंबाई में हम बात करेंगे तो यहां पर बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। तो ये क्या हो गया डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। सही है। तो अब इस डी क्यू की जगह यहां पर मान रख देंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा के क्यू नॉट
इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ, डी क्यू की जगह आ जाएगा लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर r कैप, ये हमारा वेक्टर f मिल गया। ठीक है, अब यहां पर हम काम करते हैं। यहां पर हमने सूत्र बाद में लिया था, यहां पर थोड़ा सिस्टम बदल देते हैं। हमने जो सिग्मा लिया है सूत्र, ये क्या हो जाएगा, आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश कितना लिया, dq, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ds। तो यहां पर ही हम निकाल लेते हैं dq इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। अब ये कोई पृष्ठ था, सही है, इस पृष्ठ का हमने अल्पांश लिया, सेगमेंट लिया छोटा सा, सेगमेंट के अंदर एरिया हो गया ds, और इस सेगमेंट में जो चार्ज है वो हो गया dq। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर Q नॉट रखा हुआ है, जिस पर हमें कूलॉम फोर्स निकालना है। तो कूलॉम फोर्स के लिए स्मॉल सेगमेंट है, अल्पांश है ds, इस पर चार्ज है dq। तो हम क्या करेंगे, कूलॉम फोर्स वेक्टर df ये लिया हमने, इक्वल टू k dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर। वेक्टर के कारण क्या आ जाएगा यहां पर, r कैप। टोटल फोर्स चाहिए एरिया का, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर f, इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसके लिए, सरफेस के लिए। तो क्या हो गया, k dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर r कैप। वेक्टर f इक्वल टू k q नॉट को बाहर निकाल लिया, यहां पर आ गया सरफेस के लिए, क्या हो गया, dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। तो हम क्या करेंगे, k q नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, dq की जगह हमने मान रख दिया हमारा ये वाला सिग्मा इंटू ds अपॉन r स्क्वायर r कैप। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पर हमने क्या निकाल दिया, कूलॉम फोर्स निकाल दिया। ठीक इसी तरीके से वॉल्यूम के लिए काम करेंगे। वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, रो का मान, रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, कूलम पर मीटर इज क्यू, तो डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डी वी। यहां पर एक एरिया लिया, अब इसके अंदर हमें वॉल्यूम लेना है, ठीक है नहीं। वॉल्यूम में हमने स्मॉल सेगमेंट ऑफ वॉल्यूम लिया dv, और इसके अंदर चार्ज कितना था, dq। यहां से स्मॉल r पर यहां पर q नॉट रखा हुआ है, सही है। तो अब हमारे पास क्या मान आ जाएगा, कूलॉम फोर्स के लिए d वेक्टर f इक्वल टू k, q1 की जगह dq, q2 की जगह q नॉट अपॉन r स्क्वायर, और वेक्टर के लिए r कैप। तो हमने जब इसका इंटीग्रेशन लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ v क्या बन गया, यहां पर आपका बन गया k dq q नॉट अपॉन r स्क्वायर r कैप। वॉल्यूम के लिए हमने इंटीग्रेशन लिया है, तो वेक्टर f इक्वल टू k dq, सॉरी k q नॉट बाहर आ गया। अब यहां पर हमारा क्या बनता है, यहां बनता है dq अपॉन r स्क्वायर एंड r कैप। हम यहां पर dq की जगह रो इंटू dv रख देती है, तो मैं यहीं पे कर देता हूं, आगे जगह कम है, रो इंटू dv अपॉन r स्क्वायर r कैप। इस तरीके से ये वाला हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, कूलॉम फोर्स मिला, सॉरी यहां पर हमने कूलॉम फोर्स निकाला है। तो इस तरीके से तीनों चीजें हमारी क्लियर होती हैं। इसके अंदर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हमने जो मुख्य बात निकाली, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सही है नहीं। इनका हमने क्या कहेंगे, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, और किस तरीके से ये कूलॉम फोर्स पर अप्लाई होता है।
आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे हम कूलॉम फोर्स की बात कर रहे हैं इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाएगी, बस फॉर्मूला बदलेगा, ई का फॉर्मूला लग जाएगा और ये पूरा का पूरा उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो कि मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। अब हम इन तीनों पर न्यूमेरिकल करेंगे अंकिक प्रश्न, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी पर। न्यूमेरिकल में मैंने जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक जैसी ली है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि तीनों के अंदर कितना अंतर आ जाता है। जैसे मैंने यहां पर काम किया है, यहां पर मैंने बताया आपको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या ली है। यहां पर मैंने लिया वलय, यहां पर लिया है कंडक्टिंग स्फीयर और यहां पर लिया है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सही है नहीं? तीनों पर 4 पाई माइक्रोकूलम चार्ज है और 4 पाई माइक्रोकूलम चार्ज के कारण यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है, यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी और यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया कि वलय क्या है, आप एक तरह से समझ लीजिए, ये मैंने झाड़ू की सीख ली है, ठीक है नहीं? ये अपने आप में एक रेखीय तार है, क्लियर है? रेखीय तार है, अगर हम इसके दोनों सिरों को मिला देंगे तो मिलाने पर ये क्या बन गया? रिंग बन गया या नहीं? सही है नहीं? तो यहां पर रिंग के कारण ये इसकी सर्कमफेरेंस हो गई, परिधि। सही है नहीं? तो जो भी चार्ज जो आपका लीनियर था वो किधर आ जाएगा? वो यहां पर आ जाएगा, सर्कमफेरेंस पर आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना फिजिक्स के अंदर जो लेंथ है वो सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि में बदल जाती है। तो अब हम इस तरीके से बात करेंगे, यहां पर हमारे पास लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकालना है, फॉर्मूला क्या हो गया? dq अपॉन dl। हमें क्या दिया हुआ है? dq का मान दिया है कितना? 4 पाई माइक्रोकूलम और ये जो dl है ये किस में बदल गई? 2 पाई r में बदल गई और r का मान कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, 10⁻⁻² मीटर। सही है? घात इसलिए ली क्योंकि दशमलव को भी घात में ही बदलना पड़ता है। सही है? तो हमने डायरेक्ट 10⁻² ले लिया। मान रख देते हैं यहां पे लैम्डा इक्वल टू dq की जगह 4 पाई माइक्रोकूलम। अब इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट क्या करते हैं? 4 पाई इंटू माइक्रो किस में बदल जाता है? माइक्रो बदल जाता है 10⁻⁻6 कूलम। हमने माइक्रो को 10⁻⁻6 में कर दिया तो यहां पर मान आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन क्या हो गया? 2 पाई आर। तो लैम्डा इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 पाई इंटू आर की जगह 2 इंटू 10⁻⁻2। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया? 2 दूनी 4, ये 2 और 2 का गुणा, ये 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। लैम्डा इक्वल टू 10⁻6 अपॉन 10⁻2, 10⁻6 प्लस 2। तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपका? 10⁻4 कूलम पर मीटर निकाल लिया गया। अब इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है क्या? पृष्ठीय आवेश वितरण, मतलब आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन ds। ये किसके लिए है? स्फीयर के लिए, स्फीयर के लिए। तो अब हम क्या करेंगे? यहां पे dq किस में बदल जाएगा? dq कितना दिया हुआ है चार्ज?
चार्ज आपको दिया हुआ है 4 पाई माइक्रोकूलम, ये रहा 4 पाई माइक्रोकूलम, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ये जो सरफेस है स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर का मान क्या होता है 2 सेंटीमीटर, इट मींस 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो सिग्मा इक्वल टू क्या, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, डी क्यू, डी एस की जगह क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, देन सिग्मा इक्वल टू डी क्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है यहां पर 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। देखो 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, सिग्मा इक्वल टू 10⁻⁻⁶ अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻�4। तो सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻�6 प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴। क्या हो जाएगा यहाँ पे कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आपको सिग्मा का मान मिल गया, ठीक है नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मान मिल गया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। यहां पर किसका आएगा, यहां पर वॉल्यूम आएगा गोले का, आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहां पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, डी क्यू का मान दिया है कितना 4 पाई माइक्रोकूलम, इट मींस 4 पाई इंटू 10⁻⁻�6 कूलम। अब यहां पर डीवी वॉल्यूम कितना दिया है 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का है ना, तो मान क्या आ जाएगा आर का 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो रो इक्वल टू, यहां पर क्या बात आ जाएगी, रो इक्वल टू मान आ गया डी क्यू, और डीवी के लिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मीन्स 3 डी क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब, देन 3 इंटू डी क्यू मल्टीप्लाई में 4 पाई इंटू 10⁻⁻�6 कूलम अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² का होल क्यूब। तो यहां पर आपका 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 की क्यूब 8 इंटू 10⁻⁻6। तो यहां पर सीधा 3/8 कूलम पर मीटर क्यूब, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल गई। तो आपने एक बात देखी होगी, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू तीनों की एक जैसी है, यहां पे तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू एक जैसी है। उसके बाद रेडियस भी तीनों की एक जैसी है, 2 सेंटीमीटर ही रेडियस है। उसके बावजूद भी लीनियर चार्ज डेंसिटी 10⁻⁻⁴ कूलम पर मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 3/8 कूलम पर मीटर क्यूब मिलती है। फॉर्मूले के अनुसार एक ही क्वेश्चन में आंसर अलग अलग मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यू आपको समझाने के लिए बता दी थी, इसी तरीके से न्यूमेरिकल इन पर बनते हैं। हम बात करते हैं चार्ज। ये 4 तरीके के होते हैं, 4 तरीके से पूरी फिजिक्स के अंदर ये 4 प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं। एक होता है सोर्स,
दूसरा होता है आपका पॉइंट, तीसरा होता है आपका यूनिट, और चौथा होता है टेस्ट। ये एक तरीके से 4 तरीके के हैं आपके चार्ज, जो आपकी पूरी फिजिक्स के अंदर उपयोग में आएंगे। सोर्स चार्ज कहलाता है, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश क्या होता है? ये एक तरीके से उत्पन्न करने वाला मुख्य आवेश, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब विद्युत क्षेत्र का मतलब समझिए, ये चारों के चारों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। किसी भी आवेश का, चार्ज का जो मूलभूत गुण होता है, मूलभूत गुण वो होता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना। मतलब अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, विद्युत क्षेत्र भी है, और अगर चार्ज नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है जो उत्पन्न हो रहा है, वो सोर्स चार्ज कहलाता है, जो मुख्य है। पॉइंट चार्ज, हिंदी में कहेंगे बिंदुवत आवेश। अब बिंदुवत आवेश है क्या? बिंदुवत आवेश हमने आपको शुरुआत में बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो उसे पॉइंट माना जाता है, और कितने भी बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर चार्ज है तो उसे पॉइंट आउट किया जाता है। जैसे हमने माना कि हमारा जो मून है, चंद्रमा है, चंद्रमा पर चार्ज है, अर्थ पर चार्ज है, तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो अर्थ के पूरे चार्ज को एक पॉइंट पर माना जाएगा। इसी तरीके से हमारी जो आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, उस पर भी क्या किया जाएगा? पूरे चार्ज को, गैलेक्सी के चार्ज को पॉइंट आउट किया जाएगा, तभी हम उसे कैलकुलेट कर पाएंगे, उससे संबंधित कोई गणना कर पाएंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहली कंडीशन है कि पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट आउट होना चाहिए। तो इस तरीके से इसे हम बिंदुवत आवेश या पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं। अब आ जाए यूनिट चार्ज। यूनिट का मतलब क्या होता है? यह कहलाता है इकाई आवेश, इकाई, या इसको कहेंगे एकांक आवेश, इकाई या एकांक आवेश। अब इकाई या एकांक आवेश, इसको ज्यादातर हम परिभाषा उत्पन्न करने के लिए काम में लेते हैं। किसी भी सूत्र की परिभाषा बनानी हो, वहां पर हम यूनिट चार्ज को लेंगे। यूनिट चार्ज अपने आप में एक होता है, एकांक, इकाई या यूनिट मतलब एक। अब इन सब में क्या है? जो आवेश हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक प्लस और दूसरा माइनस। तो जो स्रोत है ये धन आवेश के कारण भी उत्पन्न हो सकता है और ऋण आवेश के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। कहने का मतलब स्रोत दोनों में से कोई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ऐसे पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज भाई जो उत्पन्न हो रहा है, जैसे मैंने बताया गैलेक्सी पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, दोनों में से कोई भी एक होगा तो एक होगा, तो ये पॉइंट चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इस तरीके से पॉइंट चार्ज भी 2 तरीके का है, सोर्स चार्ज भी 2 तरीके का है। अब आ जाए यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज एक होता है, इसके लिए जब भी हम एग्जाम्पल देंगे, डेफिनेशन बनाएंगे, या तो वो +1 होगा या वो -1 होगा। तो ये +-1 के रूप में लिया जा सकता है, कोई सा भी चार्ज लें यूनिट के रूप में लिया जाएगा। अब आ जाए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज स्पेशल है। टेस्ट चार्ज इसलिए स्पेशल है कि टेस्टिंग जब की जाएगी, कहने को तो दोनों तरह के चार्ज होते हैं, यहां पर भी दोनों तरह के चार्ज होंगे।
लेकिन हम जब भी टेस्ट चार्ज के रूप में लेंगे तो रिजल्ट बनाना होगा। रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव के साथ ही बनाया जाता है, नेगेटिव के साथ नहीं बनाया जाता। तो जो टेस्ट चार्ज होगा वो केवल और केवल पॉजिटिव ही होगा, और यहां पर हम इसे Q0 के रूप में लेते हैं, पॉजिटिव Q0 प्लस Q0 के रूप में, क्योंकि जितनी भी डेफिनेशन है, जो भी गणना है, वो पॉजिटिव को लेकर की गई है। ये एक तरीके से हमारी परंपरा है। परंपरा आप ये समझिए ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या है हमारा? हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। जब हम अगला पॉइंट करेंगे, पोटेंशियल करेंगे, तो आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आएगी कि जो करंट है, विद्युत है, वो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाती है, लेकिन मूवमेंट केवल इलेक्ट्रॉन करती है। सही? इन सब की बात हम पोटेंशियल के अंदर करेंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है कि यहां पर जो टेस्ट चार्ज लिया जा रहा है वो टेस्ट चार्ज सदैव पॉजिटिव होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब कोई कह सकता है कि नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि हमें डिफाइन करना है। हम तुलना करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कंपैरिजन जो होगा वो हम पॉजिटिव से रिलैक्स माइंड में कर पाएंगे। नेगेटिव की व्याख्या भी पहले हम पॉजिटिव की व्याख्या करते हैं, उसके बाद उसे नेगेटिव के रूप में शो किया जाता है, अपोजिट के रूप में शो किया जाता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि जो चार वर्ड है हमारे, सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज, यूनिट चार्ज, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके से हो सकते हैं, जबकि जो टेस्ट चार्ज है, हिंदी में कहते हैं इसको परीक्षण आवेश, ये सदैव पॉजिटिव होता है और इसे हम प्लस Q0 के रूप में लेंगे। अब बात यह आ जाती है कि परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज का मान कितना होगा, यह किस रूप में प्राप्त किया जाएगा। टेस्ट चार्ज के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो इसका जो मान है वो किस तरीके से डिसाइड होगा कि मिनिमम से मिनिमम कितना मान होगा। अब टेस्ट को आप समझिए एक तरीके से। हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, गोदी में लेते हैं। सही नहीं? छोटे से छोटा बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी गोदी में लेता है तो वो पैर चलाता है तो वो पेट पे, सीने पे, मुंह पे सब जगह मारता है। ये तो पता लगता है कि हमें वो मार रहा है, लेकिन हमें क्या उसका कोई फर्क पड़ता है? हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर हम कहें कि एक 10-12 साल का बच्चा है और एक 2-3 साल का बच्चा है, अब 2-3 साल का बच्चा एक 10-12 साल के बच्चे की पिटाई करता है, तो उस बच्चे को यह तो एहसास हो रहा है कि ये मार रहा है और वो एक्टिंग भी करता है पिटने की, लेकिन क्या उसे फर्क पड़ता है? उसे फर्क इतना नहीं पड़ता। इसी तरीके से अब एक 8-10 साल का बच्चा लें और एक पूरा युवक लें 20-22 साल का, अब उसे 2-3 मुक्के मार देगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एहसास होगा पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर हम कहें कोई युवक है और वो किसी अच्छे खासे पहलवान से भिड़ जाता है और उसे मुक्के मारता है, तो एक तरीके से वो पहलवान, दोनों मजबूत है, पहलवान मजबूत है और युवक इतना मजबूत नहीं, हम ये मान के चलते हैं, और वो उसे मुक्के मारता है तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर यह लगता है कि वो पीट रहा है। सही है नहीं? तो ये एक क्रमशः चेन हुई हमारी, जो एहसास तो करवाता है कि ऐसा हो रहा है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी को टेस्ट चार्ज के रूप में लेंगे। कैसे भला? 10-12 साल का जो बच्चा है और वो 1-2 साल का बच्चा है, तो 1-2 साल का बच्चा 10-12 साल के लिए टेस्ट हो गया, ठीक है नहीं, परीक्षण आवेश हो गया। 10-12 साल का बच्चा और एक पूर्ण युवक के लिए वो बच्चा 10-12 साल का, वो अपने आप में क्या हो गया? वो एक तरीके से टेस्ट चार्ज हो गया। पहलवान के सामने वो युवक टेस्ट चार्ज हो गया। तो कहने का मतलब यह हुआ, टेस्ट चार्ज का जो न्यूनतम मान है उसे आप इसी तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि वह अपने मुख्य क्षेत्र को कोई प्रभावित नहीं करता है,
केवल एक अनुभव मात्र देता है, प्रभावित नहीं करता है, तो वही उसका परीक्षण आवेश हो जाएगा, वही उसका न्यूनतम मान हो जाएगा। तो अब हम परीक्षण आवेश को परिभाषित करते हैं। परीक्षण आवेश ये प्लस Q0 से शो होता है, पहली बात। तो परीक्षण आवेश क्या है? वह न्यूनतम आवेश जो मुख्य विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, परीक्षण आवेश कहलाता है। यह सदैव धनात्मक होगा, मतलब प्लस Q0 लेते हैं। ये आपका परीक्षण आवेश हो गया। बोर्ड के अंदर भी छोटी मोटी परिभाषा के रूप में, आधा नंबर के रूप में परीक्षण आवेश को डाल दिया जाता है कि परीक्षण आवेश होता क्या है। तो आज हमने जो समझा है वो आप समझ गए होंगे कि हमने 4 तरह के आवेश पढ़े जो हमारी किताब में फिजिक्स के अंदर ज्यादातर उपयोग आते हैं शब्द। एक स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज, एक पॉइंट चार्ज, एक यूनिट चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। ज्यादातर हम टेस्ट चार्ज और यूनिट चार्ज का खूब खुलकर उपयोग करेंगे। यूनिट चार्ज का इसलिए करेंगे क्योंकि हमें डेफिनेशन बार बार बतानी पड़ेगी, सही है। और दूसरी बात, परीक्षण आवेश का इसलिए इस्तेमाल होगा क्योंकि वो भी डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए और न्यूमेरिकल में इन चीजों की वैल्यू रखने के लिए, एक सूत्र बनाने के लिए परीक्षण आवेश को बताया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और परीक्षण आवेश के द्वारा ही पूरी फिजिक्स को डिफाइन किया गया है। तो आज का टॉपिक जहां तक है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आप ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे, उन्हें मैं सॉल्व करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।